नमस्कार, स्वागत ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान के आज चौथे मॉडल पेपर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना समय गंवाए मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कॉलसनिक के अनुसार वास्तविक मनोविज्ञान के जनक है अरस्तु, थॉर्नडाइक, प्लेटो या सुकरात। वास्तविक मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जो है वो प्राचीन मनोविज्ञान के जनक है, या प्रश्न आए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है तो हमारा ऑप्शन अरस्तु सही होगा। थॉर्नडाइक जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है। सुकरात, जिन्होंने सुकराती विधि प्रश्नोत्तर विधि दी थी, जो कि प्लेटो के गुरु हैं, तो हमारा सही आंसर होगा प्लेटो। प्लेटो ही हैं जिनको कॉलसनिक ने मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कहा है, क्योंकि प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु और प्लेटो का प्रभाव अरस्तु पर पड़ा था। और लगभग 4वीं-5वीं सदी के ये दार्शनिक हैं, ईसा पूर्व 4वीं-5वीं सदी के। प्लेटो ने ही कहा था कि पंचतत्व की अवधारणा दी थी, और प्लेटो ने ही जो है प्रकृति, मनुष्य और जो मानव है उनको अंतर संबंधित बताया। इन्होंने भगवान, ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य, इन तीनों को संबंधित बताया एक दूसरे से। तो अगर प्रश्न आए प्राचीन मनोविज्ञान के जनक या मनोविज्ञान के जनक कौन है तो अरस्तु सही होगा। और अगर आए कि वास्तविक मनोविज्ञान के जनक कॉलसनिक के अनुसार कौन है तो हमारा सही जवाब होगा प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? पोम्पोनोजी, वाटसन, प्लेटो या सुकरात। मन या मस्तिष्क, दो शब्द यहाँ पे आए हैं, दोनों का थोड़ा सा मैं आपको अर्थ स्पष्ट करना चाहूँगा। देखिए, यदि भारतीय दृष्टिकोण से बात करें तो मन और मस्तिष्क दोनों ही अलग अलग संप्रत्य है, अलग अलग चीज़ें हैं दोनों ही। लेकिन चूंकि हम अमेरिकन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने मन और मस्तिष्क को एक ही माना है, एक इकाई माना है, एक ही यूनिट माना है दोनों को। मन और मस्तिष्क उनके अनुसार एक ही है। लेकिन हमारे भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार मन जो है वो हमारा हृदय है। हमारे हृदय से जो विचार उत्पन्न होते हैं वो हम मन के अंतर्गत रखते हैं, और मस्तिष्क, दिमाग हमारा, उससे जो विचार आते हैं हमारे, वो मस्तिष्क के अंतर्गत रखते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन चूंकि हम जो है अमेरिकन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें इन दोनों को एक ही चीज़ मानना होगा, और मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान है जो कहने वाले थे। आंसर आपका आ गया होगा। पोम्पोनोजी इटली के दार्शनिक है। इन्होंने ही जो है 17वीं शताब्दी के लगभग कहा था कि मनोविज्ञान जो है मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। इनसे पहले जो है अरस्तु ने मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी के लगभग आत्मा का विज्ञान कहा था, और उसी का खंडन करते हुए पोम्पोनोजी जो है इन्होंने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान बताया था। वाटसन जो कि व्यवहारवादी है, व्यवहार मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा इन्होंने। सुकरात जो कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक, अभी बात कर चुके हैं इनके बारे में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोविज्ञान की विषय वस्तु को दर्शन से अलग करने का श्रेय दिया जाता है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु को दर्शन से अलग किसने किया? पेस्टोलॉजी, विलियम जेम्स, थॉर्नडाइक या विलियम वुंट। तो सही जवाब क्या होगा हमारा? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो है इनको मनोविज्ञान की विषय वस्तु को जो है दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय देते हैं। इसीलिए विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इनकी एक पुस्तक है, और इन्होंने जो है दर्शन, यानी कि मनोविज्ञान पहले दर्शन का एक अंग था, दर्शन के ही एक अंग के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ाया जाता था। लेकिन विलियम जेम्स ने जो है मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो है उसको दर्शन से अलग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड ने मनोविज्ञान का आधार किसे माना है? सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक, मनोविश्लेषणवादी है सिगमंड फ्रायड। इन्होंने जो है मनोविज्ञान का मुख्य आधार जो है वो माना था अचेतन मन को। मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, और मनुष्य के बहुत से व्यवहार जो है वो उसके अचेतन मन में रहते हैं। इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इड, ईगो, सुपर ईगो। इदम अहम, परम अहम, पढ़ा होगा आपने। तो मुख्य जो चीज़ें हैं वो व्यक्ति के बहुत सी बातें जो है वो अचेतन मन में जाके स्टोर हो जाती है। लगभग 90% जो भाग है वो अर्धचेतन और अचेतन होता है मनुष्य के मस्तिष्क का। तो यदि व्यक्ति की ढंग से पहचान करनी है तो हमें उसके अचेतन मन को जानना होगा। अचेतन मन में छुपी हुई चीज़ों को बाहर निकालना होगा, यही सिगमंड फ्रायड ने कहा था। और इसीलिए इन्होंने मनोविज्ञान का आधार जो है वो अचेतन मन को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है,
फसल को आपको प्राप्त करना है तो आपको जो है कृषि करनी होगी। उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा है, यानी मनुष्य भी आपको, अगर उत्कृष्ट श्रेणी का मनुष्य आपको चाहिए तो मनुष्य को शिक्षित करना बेहद आवश्यक है। और जैसा कि आपको पता है, शिक्षा जो है वो मनुष्य के व्यवहार को क्या करती है, परिमार्जित करती है, परिष्कृत करती है। ये भी पढ़ा है आपने। तो ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी, जॉन लॉक, विवेकानंद या रूसो? सही आंसर होगा हमारा, पहुंच गए होंगे आप सही आंसर पर, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा था ये बात कि मनुष्य के लिए शिक्षा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि कृषि जो है फसल के लिए आवश्यक होती है। महात्मा गांधी जो है उन्होंने शिक्षा से संबंधित कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के मन, मस्तिष्क और शरीर के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से है। विवेकानंद जो है उन्होंने कहा था कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना, प्रकाशित करना ही जो है शिक्षा है। रूसो जो है वो प्रकृतिवादी वैज्ञानिक है। इन्होंने कहा था बालक को प्रकृति में छोड़ दिया जाए तो बालक स्वयं ही सीख लेता है प्रकृति से। तो सही आंसर हमारा होगा जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन हमें छांटना है विकास के बारे में। तो देखिए एक एक करके बात करते हैं। विकास एक व्यापक दृष्टिकोण है, बिल्कुल सही, बहुत व्यापक है विकास, कोई सीमा नहीं है इसकी, काफ़ी इसका ब्रॉड विस्तृत क्षेत्र है इसका। विकास बहुपक्षीय होता है, बिल्कुल सही है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक बहुत से पक्ष हैं विकास के। विकास गुणात्मक होता है, गुणात्मक होता है विकास, बिल्कुल आपस में अंतर संबंधित होता है, बहुत से पक्षों को आपस में रिलेट करते हुए जो है विकास आगे चलता है, तो ये गुणात्मक होता है। विकास एक समय के बाद रुक जाता है, ये गलत कथन है बिल्कुल। विकास नहीं रुकता, अभिवृद्धि मानव की रुक जाती है, क्योंकि अभिवृद्धि मानव के शारीरिक जो है विकास को दर्शाती है और वो किसी एक पक्ष से संबंधित है, यानी कि शरीर से संबंधित है, इसलिए अभिवृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। और विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, मृत्यु तक विकास चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक का पहले पेट के बल रेंगना और फिर घुटने के बल चलना और अंत में पैरों पर चलना उदाहरण है। बालक आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जो पहले पेट के बल रेंगते हैं, आगे उन्हें जाना है तो वो पेट के बल ही वो आगे जाएंगे, पूरे शरीर को लेके जाएंगे, फिर वो घुटनों पे चलना सीखते हैं और अंत में पैरों पर चलना सीख जाते हैं। तो ये उदाहरण किसका है? सहसंबंधता का उदाहरण ये नहीं है। सहसंबंधता का तात्पर्य है कि बालक का जो विकास है वो सभी अंगों का जो विकास है उसका शारीरिक, मानसिक, वो आपस में सहसंबंधित है। यानी अरस्तु ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यानी मानसिक विकास के लिए शारीरिक विकास भी होना परम आवश्यक है। तो ये सहसंबंधता का सिद्धांत है। समान प्रतिमान का सिद्धांत सोरेनसन का दिया हुआ, जिन्होंने कहा कि कोई भी जीव या मानव है वो अपने समान ही संतान उत्पन्न करता है, यानी जो संतान उत्पन्न होती है उसका शारीरिक जो रूप है, स्ट्रक्चर जो है वो अपने माता पिता के समान ही होता है। जैसे गाय का बच्चा होगा तो वो उसी का समान होगा, कान, आँख, पैर वो सभी उसी के समान होंगे, उसका शारीरिक ढांचा उसी के समान होगा। तो ये कहलाता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत और विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता का तात्पर्य है कि एक ही जो माता पिता है उनके संतानों का अलग अलग होना, उनमें विभिन्नता पाए जाना। तो ये इसका कोई संबंध नहीं है इन चीज़ों से, इन तीनों का ही। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि बालक शुरू में सामान्य क्रियाएं करता है और धीरे धीरे विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है। अब आप कहेंगे सर पैरों पे चलना विशिष्ट क्रिया कैसे है? बिल्कुल है भाई, पेट के बल रेंगना एक सामान्य क्रिया है। बालक को चलना है तो वो खड़ा होकर तो भाग नहीं सकता, वो तो उसके पास तो यही इलाज है कि वो रेंगेगा पेट के बल, ये सामान्य क्रिया है। घुटने के बल चलना भी सामान्य है, लेकिन दो पैरों पे खड़े हो जाना, आप देख सकते हैं कोई भी जानवर या कोई भी ऐसा है, कुछ जानवर है, बाकी सभी जानवर चौपाया ही हैं, चार पैरों पे खड़े होते हैं, तो दो पैरों के ऊपर जब हम अपना संतुलन बना रहे हैं तो ये एक विशिष्ट क्रिया है, सामान्य क्रिया नहीं है। तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास वंशक्रम व वातावरण का गुणनफल है। यह किसने कहा कि विकास जो है वो वंशक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है? रॉस ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने या जिम्बर्ट ने? तो ये बात जो है वुडवर्थ की कही हुई है। वुडवर्थ वही प्रश्नावली विधि वाले, प्रश्नावली विधि के जनक आर.एस. वुडवर्थ, इन्होंने कहा था कि विकास जो है वो वंशक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। केवल वंशक्रम से विकास नहीं होता, वातावरण भी बालक को सही मिलेगा तभी उसका विकास जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुणसूत्र को गोल गुणसूत्र या बोना गुणसूत्र कहते हैं? ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखिए गुणसूत्र, जैसा कि आपको पता है मेल और फीमेल, मैं आपको बताता हूँ, मेल और फीमेल। मेल में जो है वो दो गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक एक्स और एक वाई। फीमेल जो होती है उसमें दोनों ही एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक्स गुणसूत्र जो है वो फीमेल से संबंधित है, यानी एक्स गुणसूत्र से लड़की का लिंग निर्धारण होता है। और जो वाई गुणसूत्र है वो मेल गुणसूत्र है, यानी वाई गुणसूत्र जो है वो बालक का लिंग निर्धारण करता है। तो बालक और बालिका के लिंग निर्धारण का जो जो महत्वपूर्ण कार्य है वो मेल पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी देखिए समाज की कैसी ये रीति है कि महिला को ही इसके लिए जिम्मेदार या दोषी ठहराया जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन जिम्मेदार जो है वो मेल है, पुरुष है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। उसके होने का, बालक के होने का, बालक या बालिका के होने का जो महत्वपूर्ण जो कारण है वो मेल के पास ही है। तो अब यहाँ बात हो रही है, उसको समझें आप, यहाँ बात हो रही है कि कौन सा गुणसूत्र गोल गुणसूत्र या बोना गुणसूत्र है। तो देखिए एक्स गुणसूत्र जो होता है वो लंबा गुणसूत्र होता है। अभी हमने बात की फीमेल में दोनों ही एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसका मतलब फीमेल में दोनों ही लंबे गुणसूत्र होते हैं। दूसरी तरफ बोना या गोल गुणसूत्र की बात हो रही है, तो वाई गुणसूत्र जो होता है वो बोना गुणसूत्र होता है, या आप इसको गोल गुणसूत्र भी कह सकते हो। ठीक है, ये हमारा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणावस्था में सबसे पहले किस अंग का निर्माण होता है? हृदय का, आँख का, सिर का या सभी का? तो भ्रूणावस्था जो है उसमें सबसे पहले सिर का विकास होता है। जैसा कि आपने देखा है कि जब गर्भस्थ शिशु की माता का जब सोनोग्राफी या टेस्ट करवाया जाता है उस समय बालक का सिर का जो आकार है वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, और जन्म के बाद भी बालक के सिर का आकार जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। उसका कारण यही है कि भ्रूणावस्था से ही बालक के सिर का विकास सबसे पहले होना शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है। शिशु के दांतों का निर्माण कब शुरू होता है? 5-6 माह की अवस्था में, 5-6 माह की गर्भस्थ अवस्था में, 8-12 माह की अवस्था में या 12-18 माह की अवस्था में? तो देखिए दांतों का निर्माण जो है, जवाब आप तक आ गया होगा, ज़रूर आ गया होगा। दांतों का निर्माण की जो शुरुआत की बात हो रही है वो 5-6 माह के गर्भस्थ अवस्था में ही शुरू हो जाती है। जन्म के 5-6 बाद की अवस्था में हालांकि उसके दांत निकलने शुरू होते हैं, लेकिन जो दांतों के निर्माण की शुरुआत है वो माता के गर्भ में ही 5-6 माह का जब गर्भकाल होता है उसी समय शिशु के दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रेम की अवस्था है। तो देखिए स्वप्रेम की अवस्था है जिसे कि सिगमंड फ्रायड ने नार्सिसिज्म कहा है। ये जो अवस्था है ये बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, 4 अवस्थाएं बताई है, जिसमें जो स्वप्रेम की अवस्था है वो होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो है उसे स्वप्रेम की अवस्था कहा गया है, जिसमें बालक स्वयं से प्रेम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। ये कथन किसका है? 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाता है, फ्रायड का, गुड एनफ का, जॉन लॉक का या क्रो एंड क्रो का? तो सही जवाब क्या होगा? श्रीमती गुड एनफ। श्रीमती गुड एनफ है जिन्होंने कहा था कि 3 वर्ष की आयु तक के बालक की जो बुद्धि है उसका आधा विकास हो जाता है। यहाँ पर सिगमंड फ्रायड के एक कथन का भी आप ध्यान रखें। सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि 4-5 वर्ष की अवस्था तक बालक को जो बनना होता है वह बन जाता है, यानी 4-5 वर्ष की अवस्था में ही बालक में भावी जीवन के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। उसी आधार पर फ्रायड ने कहा था कि 4-5 अवस्था की बालक में, 4-5 अवस्था की आयु में जो है बालक को जो बनना होता है वो बन जाता है। तो ये थोड़ा मिसमैच होगा, इसलिए आप इसको ध्यान रखना। गुड एनफ का कथन जो है बालक की बुद्धि से संबंधित है, जबकि फ्रायड का कथन जो है वो बालक के भावी जीवन से संबंधित है। ओके, और जॉन लॉक जो है इन्होंने कहा था कि बालक जो है एक कोरे कागज़ के समान होता है, उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय सामान्य शिशु का वजन होता है। सामान्य शिशु की बात हो रही है यहाँ पे। वजन जो है शिशुओं के अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन एक सामान्य जो शिशु है उसका वजन कितना होता है यहाँ पौंड में दिया हुआ है। मैं आपको बता दूँ 400 पौंड से मिलकर एक पौंड में 400 ग्राम होते हैं। एक पौंड की यदि बात की जाए तो एक पौंड में जो है वो लगभग 400 ग्राम होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है।
तो इससे आप मल्टीप्लाई करके आगे जा सकते हैं। तो स्वस्थ शिशु जो है, सामान्य शिशु जो है, वो आपके लगभग होता है 7 पौंड का। ओके, 7 चौक 28, यानी कि स्वस्थ शिशु के शरीर का जो वजन है वो लगभग 2 किलो 800 ग्राम होना चाहिए। अगर 2 किलो 500 ग्राम में मान लीजिए 2.5 किलो है तो भी ठीक है, और 2.5 से यदि 3 है, 3 किलो तक है, तो भी वो सामान्य शिशु की श्रेणी में ही आएगा। लेकिन यदि 2.5 से कम है तो सामान्य में नहीं आएगा, और 3 से ऊपर है तो भी वो सामान्य में नहीं आएगा, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सामान्य की बात हो रही है तो लगभग 7 पौंड यानी 2 किलो 800 ग्राम जो है एक सामान्य शिशु का वजन होता है। अगर हम मेल फीमेल की बात करें तो जो शिशु है, जन्म के समय जो शिशु है, बालक शिशु जो होता है, उसका वजन बालिका शिशु से ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम लंबाई की बात करें तो बालिका शिशु की लंबाई जो है वो बालक शिशु से आधा इंच ज़्यादा होती है। लंबाई जो है वो लगभग 17-18 इंच की होती है। तो बालक शिशु की लंबाई यदि 17 इंच है तो बालिका की 17.5 इंच के लगभग होगी। इस तरह से आधा इंच का लगभग फ़र्क होता है। वज़न जो है वो बालक शिशु का ज़्यादा होता है, बालिका शिशु का कम होता है। और अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है वो बालिका शिशु की ज़्यादा होती है और बालक शिशु की कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति निवृत्ति का संबंध किस संवेग से है। मूल प्रवृत्ति आपने पढ़ी होगी। मूल प्रवृत्तियाँ जो है उसमें निवृत्ति की बात कर रहे हैं ये, कि निवृत्ति जो मूल प्रवृत्ति है वो कब होती है, मतलब मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग विकसित होता है। तो देखिए, निवृत्ति का मतलब होता है छुटकारा पाना। छुटकारा पाना, किस चीज़ से आप परेशान हो गए तो आप क्या करेंगे, उससे छुटकारा पाएंगे। तो निवृत्ति का भाव जो है वो कहाँ होगा, कौन सा संवेग आपका पैदा होगा निवृत्ति भाव के कारण। घृणा संवेग पैदा होगा। घृणा यानी नफरत। आप किसी से नफरत का भाव रखेंगे तो आप क्या चाहेंगे कि फटाफट से उससे क्या मिल जाए, निवृत्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। ये है। कृति भाव की बात करें तो कृति भाव आपके अंदर तब विकसित होता है जब आपके अंदर सृजनात्मकता नामक मूल प्रवृत्ति होती है। सृजनात्मकता यानी कोई नई चीज़ का उत्पादन करने की प्रोडक्टिविटी, तब आपके अंदर कृति भाव नामक संवेग विकसित होता है। आमोद संवेग जो है वो आपका हास्य मूल प्रवृत्ति के कारण विकसित होता है। हास्य, हंसी खुशी, तब आपके आमोद संवेग विकसित होता है। घृणा की बात कर ली अपन ने। क्रोध संवेग जो है वो आपका तब विकसित होता है जब आपके अंदर युयुत्सा यानी युद्ध करने की इच्छा मूल प्रवृत्ति आपके अंदर जब होती है, तब क्रोध का संवेग जो है वो आपके अंदर विकसित होता है। तो इस तरह से ये आपस में इंटर रिलेटेड है। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ हैं, इनको याद करना है आपको, याद आपको होगी इनमें से कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक पुरस्कार के लालच में कोई कार्य करता है, यह अवस्था कोलबर्ग के अनुसार है। कोलबर्ग जो है इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने बालकों के लिए काफ़ी कहानियाँ वगैरह बनाई थी इन्होंने। तो कहानियों पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया और नैतिकता इन्होंने अपने मूल रूप से सिद्धांत में जो है, इनकी पुस्तक भी है मोरल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें इन्होंने जो है नैतिकता और काफ़ी कहानियों का जिक्र किया है। और इन्होंने कहा कि कहानियों के माध्यम से बालकों को हम नैतिक शिक्षा दे सकते हैं। ओके, तो इन्होंने जो है वो लालच की अवस्था, यानी लालच जो है, बालक पुरस्कार के लालच में कोई काम करता है तो ये कौन सी अवस्था है, दंड या आज्ञा अनुपालन की अवस्था, ये नहीं है। दंड या आज्ञा पालन की अवस्था में तो बालक दंड के भय से किसी कार्य को करता है। तो ये तो वो अवस्था है आपकी। और साधनात्मक अनुबंधन, हाँ ये है। साधनात्मक अनुबंधन का मतलब है कि बालक जो है वो क्या करता है, साधना करता है ना। किस चीज़ को पाने के लिए वो, आप उसको कुछ दोगे तभी वो किसी कार्य को करेगा। तो ये साधनात्मक अनुबंधन की अवस्था है। लगभग 6 से 9 वर्ष तक की जो अवस्था है ये साधनात्मक अनुबंधन है। यानी आप कोई लालच दोगे तो बालक आपका काम करेगा। सामाजिक बंधन की उन्मुखता ये नहीं है, ये तो किशोरावस्था की लक्षण है। ये जब बालक जो है वो सामाजिक बंधनों में बन जाता है और समाज के जो रीति रिवाज है उनके अनुसार कार्य करना शुरू करता है, तो ये जो है सामाजिक बंधन की उन्मुखता है। तो हमारा सही जवाब होगा साधनात्मक अनुबंधन की उन्मुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा है। ये काफ़ी पॉपुलर कोटेशन है और ये आपको याद भी होगी पक्का। जवाब आ गया होगा। प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था बाल्यावस्था को जो है किसने कहा है, किलपैट्रिक ने। सही जवाब है, किलपैट्रिक ने कहा है बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाल्यावस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तन किस प्रकार होते हैं बाल्यावस्था में? तेजी से, मंद गति से, कभी तेज कभी मंद, या कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? मंद गति से। बाल्यावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन है वो बड़ी मंद गति से होते हैं। शारीरिक विकास इसमें रुक जाता है बालक का। और तेज गति से कब होते हैं? शैशवावस्था में। शैशवावस्था और किशोरावस्था में तेजी से विकास होता है, लेकिन बाल्यावस्था में जो है ये विकास थोड़ा मंदा पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता बाल्यावस्था की नहीं है? देखिए, समूह में रुचि, ये तो बाल्यावस्था की विशेषता है। बालक अकेला घर में नहीं खेलेगा, दूसरे बच्चे उसे मिलेंगे बाहर, स्कूल में, विद्यालय में, तो वहाँ वो समूह बनाने की कोशिश करेगा, तो ये तो विशेषता है। खेलों में सहभागिता करेगा, वो खेल खेलेगा अपनी उम्र के बच्चों के साथ में, उन्हीं के साथ खुश रहेगा। अभिवृद्धि में स्थिरता, ये भी सही है, अभिवृद्धि उसकी स्थिर हो जाती है। 6 से 12 वर्ष तक की उम्र में जो है शारीरिक विकास थोड़ा मंदा पड़ जाता है। जिज्ञासा में कमी, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, और ये देखा जाए तो गलत ऑप्शन है। यहाँ हमें विशेषता नहीं पूछा है इसने, तो यही विशेषता है जो बाल्यावस्था की नहीं है। जिज्ञासा में कमी, जिज्ञासा में कोई कमी नहीं आती बालक के, वो पूरी तरह से जिज्ञासु रहता है, चीज़ों को जानने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार वह अवस्था जिसमें बालक स्वयं को विद्वान समझने लगता है, ज्ञानी समझने लगता है बालक अपने आप को। पियाजे जो कि संज्ञानवाद के जनक है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक है, संज्ञानवादी इन्होंने सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने विकास की अवस्थाएं बताई है 4 प्रकार की। समिधिपेशीय गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये कह रहे हैं कि बालक स्वयं को विद्वान कब समझता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं, ये तो किशोरावस्था की बात हो रही है, 11 से लगभग 15-16 वर्ष तक की बात हो रही है। समिधिपेशीय गामक अवस्था जो कि प्रारंभ में 0 से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक के बालक की बात हो रही है, जहाँ पर बालक जो है वो अपनी पेशियों के माध्यम से गामक अवस्था क्रियाएं करता है और अपने संवेगों को, व्यवहार को प्रदर्शित करता है। पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंत्य प्रज्ञा काल, ये 2 है, इनमें से एक होगा। देखिए, पूर्व प्रत्यात्मक का मतलब है विचार करना, बालक विचार करना शुरू कर देता है, संप्रत्यय बनने शुरू हो जाते हैं उसके मस्तिष्क में, सजीव चिंतन करता है इस उम्र में बालक। चंदा मामा, सूरज चाचा, इस तरह से बातें करता है, गुड्डे गुड़िया के साथ वो उन्हें अपने भाई बहन बताता है। तो ये जो है वो पूर्व प्रत्यात्मक काल है। अंत्य प्रज्ञा काल जो है, ये स्टेज जो है, इसमें बालक स्वयं को क्या समझता है? विद्वान समझता है। प्रज्ञा का तात्पर्य है बुद्धि या ज्ञान से है, ज्ञान या विद्या से है। तो यही स्टेज है पियाजे के अनुसार जिसमें बालक स्वयं को क्या समझता है? विद्वान समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्ति अपने नए विचारों को पुराने विचारों में समाहित कर लेता है तो ये क्या कहलाता है? नए विचारों में पुराने विचारों को समाहित कर लेना क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण कहलाता है। जैसे कोई टीचर आपको पढ़ाने आया और पहले आपको कोई टीचर पहले पढ़ा चुका है, उसने अच्छा पढ़ाया, और नया वाला टीचर आया, वो भी पहले वाले टीचर के समान ही पढ़ा रहा है, तो आपने उसके जो टीचर के जो पढ़ाने का तरीका है उसको क्या कर लिया? आत्मसात कर लिया कि हाँ ये भी ठीक है, टीचर पीछे वाले ठीक थे और अब ये भी ठीक है। तो जो नए आए हैं उन्होंने जो आपको नया ज्ञान दिया, उस ज्ञान को आपने, पिछले टीचर ने जो ज्ञान दिया उसमें आपने क्या कर लिया? समाहित कर लिया। तो ये क्या कहलाएगा? आत्मसातीकरण, यानी नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ समाहित कर लेना। समंजन इसका उल्टा होता है, यानी पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जब जोड़ लेते हैं तो समंजन होता है। समायोजन एडजस्टमेंट है, अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेना ही समायोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोर मनोविज्ञान के जनक है। किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन हो सकते हैं? इसका जवाब आप सबको आता है, दे भी दिया होगा आपने, स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ही है जो किशोर मनोविज्ञान के जनक है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी एडोलसेंस, जो कि किशोरावस्था को लेकर के है, जिसमें इन्होंने किशोरावस्था को तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था कहा है स्टैनली हॉल ने। विलियम वुंड संरचनावाद के जनक है। अरस्तु जो है वो मनोविज्ञान को, प्राचीन मनोविज्ञान के जनक है अरस्तु, और मनोविज्ञान के जनक भी कहलाते हैं अरस्तु। आगमन निगमन विधि भी इन्होंने ही दी थी। थॉर्नडाइक जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है। तो हमारा सही जवाब होगा स्टैनली हॉल। नव फ्रायडवाद के जनक है। नव फ्रायडवाद, फ्रायडवाद जो कि सिगमंड फ्रायड ने दिया था, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया था। तो इनके जो नव फ्रायडवाद जो दिया था वो कौन है? उसके जनक कौन है? एरिक्सन है। एरिक्सन है जिन्होंने मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था।
तो जॉन्स जुंग एडलर, एडलर भी और जुंग भी हालांकि सिगमंड फ्राइड के शिष्य रहे हुए हैं, लेकिन इनसे अलग होकर के जो सिद्धांत दिया मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, वो एरिक्सन ने दिया था और ये नव फ्राइडवाद के नाम से जाना जाता है। किशोर व किशोरी अपने आप को अद्वितीय समझते हैं, ऐसा व्यवहार उदाहरण है। किशोर और किशोरी जो है किशोरावस्था में अपने आप को अलग समझते हैं सबसे, चाहे वो हीन भावना से अलग समझे कि मैं कुरूप हूँ, सुंदर नहीं हूँ बाकी लोगों से, या फिर वो सकारात्मक एक पॉजिटिव सोच के साथ एक हीन भावना ना रखते हुए ये सोचे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, बाकी सब कुरूप है। तो वो कोई भी भावना हो सकती है, लेकिन वो अपने आप को क्या समझते हैं, यूनिक समझते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है। तो ये व्यवहार क्या कहलाता है, यह व्यवहार जो है पर्सनल फेबल कहलाता है। ये जॉन अल्काइंड की एक पुस्तक है, ईगोसेंट्रिसिज्म इन एडोलसेंस नाम से। जॉन अल्काइंड नाम के मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने कल्पना की थी, और कल्पना जो अपनी कल्पनाएं थी उन्हीं को उन्होंने पुस्तक में समाहित कर दिया था। कुछ पुस्तक में आपको मिल जाएगा इनका वर्णन, वैसे ज़्यादातर नहीं मिलता है इनका वर्णन पुस्तकों में। जॉन अल्काइंड है, इन्होंने कहा कि किशोर या किशोरी जो है वो अपने आप को बिल्कुल अद्वितीय समझते हैं कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। इसको इन्होंने जो नाम दिया है वो पर्सनल फेबल है। और एक और इन्होंने बात कही है काल्पनिक श्रोता वाली, जिसमें इन्होंने कहा है कि किशोर या किशोरी जो है वो किशोरावस्था में हर वक्त ये सोचते हैं कि हमें कोई ना कोई देख रहा है, हमारा कोई ना कोई निरीक्षण कर रहा है। और ये चीज़ देखा जाए तो सबके साथ हुई है। किशोरावस्था के बालक बालिका जो हैं वो अधिकतर शंका और लज्जा में रहते हैं, वो यही सोचते रहते हैं कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमारा निरीक्षण कर रहा है। इसीलिए उन्हें लज्जा आती है, लज्जा की भावना महसूस होती है। तो हालांकि जॉर्ज अल्काइंड जो है उनकी ये कल्पना थी, दोनों ही इनके विचार कल्पना मात्र थे, लेकिन देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं मानव जीवन से जुड़े हुए हैं और सही भी हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा अपने आप को अद्वितीय समझने वाला, वो है पर्सनल फेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, आत्म सुरक्षा की भावना उदाहरण है। आत्म सुरक्षा का भाव देखिए कब होता है, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। कौन सा होगा जवाब, सही जवाब हमारा होगा किशोरावस्था। यही अवस्था है जिसमें बालक क्या है, आत्म सुरक्षा की भावना रखता है, यानी कि वो ये सोचता है कि अब मुझे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, अब मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता हूँ। तो यह हो जाएगा इसका सही आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, कमेंट करें, कोई भी कमी है तो मुझे बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।